जी हाँ, नमस्कार। न्यूज लेटर के साथ हाजिर हूँ मैं राकेश रंजन। राजसत्ता के खिलाफ संघर्ष का उद्घोष दूसरी और अंतिम कड़ी के साथ हाजिर हूँ मैं राकेश रंजन। इसमें बात करेंगे कांग्रेस की सीमाएं और उसकी राह के रोड़े की। राजसत्ता के खिलाफ संघर्ष को आगे बढ़ाने में कांग्रेस के सामने तीन तरह की चुनौतियां हैं। पहली चुनौती उनकी वर्गीय राजनीति यानी बड़े पूंजी पर की राजनीति की सीमा है। दूसरी चुनौती उनकी पार्टी का अतीत है जिस पर जन विरोधी कार्रवाइयों के असंख्य धब्बे हैं। और तीसरी चुनौती उनकी पार्टी की सांगठनिक कमजोरी है जिसके कारण वे अपनी नीतियों को जमीन पर उतार नहीं पाते। ये तीनों चुनौतियां इंडिया गठबंधन के सभी घटक दलों में किसी न किसी रूप में मिल जाएंगी। तो इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि हमारे देश का धर्मनिरपेक्ष राजनीति धर्म के प्रति नरम रुख अख्तियार कर सर्वधर्म संभाव के नाम पर उदार हिंदुत्व की सेवा करती है। इस राजनीति की सबसे अच्छी अभिव्यक्ति ईश्वर अल्लाह तेरो नाम में हो जाती है। उसके इस दृष्टिकोण को बाहर से अमेरिका सहित सभी साम्राज्यवादी देशों और देश में उदार धार्मिक शक्तियों का समर्थन मिल जाता है। इससे वोट बैंक का जो सामाजिक समीकरण उभरा उससे कांग्रेस लंबे समय तक अजय शक्ति बनी रही। यह सिर्फ संजोग नहीं है कि नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सुशासन में सर्व धर्म संभाव के प्रतीक उसी भजन को गाने के लिए गायिका को प्रताड़ना झेलनी पड़ी। गायिका का नाम आपको पता होगा, देवी होती हैं, छपरा से आती हैं, बिहार के ही छपरा जिले से। उनके पिताजी वहाँ के प्रतिष्ठित जगदम कॉलेज में शिक्षक रहे। तो 1950 के दशक को याद करिए। उन दिनों अमेरिका ने सोवियत संघ के खिलाफ संघर्ष में धार्मिक अभिव्यक्ति के अधिकार को अपना हथियार बनाया था जिसका सर्वाधिक प्रभाव इस्लामी देशों पर पड़ा था। भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने बीच का रास्ता अपनाया और दोनों खेमों यानी सोवियत संघ और अमेरिका को खुश रखा। उस समय का दूसरा सच यह भी है कि उन्होंने तेलंगाना किसान विद्रोह का खूनी दमन किया किंतु राजे रजवाड़ों और जमींदारों के प्रति समझौता का रुख अपनाया था। उनके लिए सुविधाजनक स्थिति यह भी हो गई थी कि स्टालिन के बाद सोवियत सत्ता ने धीरे धीरे समाजवाद की राह छोड़ दी थी। तब से हमारे देश में देशी विदेशी पूंजीपतियों, सहयोगी प्रतिक्रियावादी वर्गों और धर्म प्रतिष्ठानों के बीच एक जटिल गठबंधन तैयार हो गया है जो बदलती परिस्थिति के अनुसार अपना तेवर बदलता रहता है। राजीव गांधी के समय में नरम हिंदुत्व की नेहरू की नीति असंतुलन का शिकार हो गई। उन्होंने मुस्लिम कट्टरपंथियों को खुश करने के लिए शाहबानो केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को संसद में कानून बनाकर निरस्त कर दिया और उसकी क्षतिपूर्ति के लिए हिंदू कट्टरपंथियों को खुश करने के उद्देश्य से राम मंदिर का ताला खुलवा दिया। इसी अवधि में अमेरिकी वर्चस्व को चुनौती देने वाला सोवियत संघ भीतरी व बाहरी संकट से जूझ रहा था जो 1991 में भरभराकर गिर गया। उल्लेखनीय है कि यह समाजवाद का पतन नहीं बल्कि सामाजिक साम्राज्यवाद का पतन था। इस प्रकार 1990 के बाद अमेरिका के एक छत्र वर्चस्व के तहत भारत में हिंदुत्व का प्रचार प्रसार तेजी से हुआ और 2014 के बाद वह पूंजीवादी तानाशाही का सबसे प्रभावी और घातक हथियार बन गया। तो 1975 की इमरजेंसी की आज की स्थिति से तुलना करें तब कांग्रेस की धर्मनिरपेक्षता के साथ पूंजीवादी तानाशाही का प्रतीक बन गई थी और आरएसएस व जनसंघ जनतंत्र का आज स्थिति बिल्कुल उलट हो गई है। आरएसएस भाजपा पूंजीवादी हिंदुत्ववादी तानाशाही के प्रतीक बन गए हैं और कांग्रेस जनतंत्र का। क्या हम आश्वस्त हो सकती हैं कि यह पासा फिर नहीं पलटेगा? ये बड़ा सवाल है। हमारे देश की अर्थनीति और राजनीति की बुनियाद नेहरू ने रखी थी जिसकी जड़ में कई बुनियादी कमजोरियां मौजूद हैं। विदेशी पूंजी और प्रौद्योगिकियों के भरोसे औद्योगिक विकास की नींव, जोतने वाले को जमीन की नीति से इंकार, कृषि विकास और लघु उद्योगों की उपेक्षा, सर्वोच्च शिक्षण संस्थानों के चकाचौंध में प्राथमिक शिक्षा की उपेक्षा, औद्योगिक इंफ्रास्ट्रक्चर और उत्पादन के साधनों और उत्पादक शक्तियों का कमतर विकास,
इन नीतियों ने आगे चलकर अनिवार्यतः अवरुद्ध विकास, बेरोजगारी, गरीबी और भ्रष्टाचार को जन्म दिया। 1991 के बाद आएंगे तो 1991 के बाद दूसरे दौर की अर्थनीति की बुनियाद मनमोहन सिंह ने रखी थी, जिसका अनिवार्य तत्व था राजकीय पूंजीवाद की कब्र पर निजी पूंजीवाद का विकास। इसका परिणाम हुआ कि विदेशी पूंजी, खासकर अमेरिकी पूंजी की पकड़ पहले की तुलना में ज़्यादा तेजी से मजबूत हुई। इस अवधि में अमीरी गरीबी की खाई और भुखमरी से बढ़ी, मतलब इस अवधि में अमीरी गरीबी की खाई और भुखमरी तेजी से बढ़ी, माने अमीरी गरीबी की खाई और भुखमरी। जनतांत्रिक अधिकारों पर हमले बढ़े और भ्रष्टाचार बढ़ा। इन सब का सर्वाधिक शिकार उद्योगों के मजदूर, खासतौर से ठेका मजदूर और कृषि मजदूर और किसान हुए, जिनकी टाका पड़ रहा है, काम के घंटे बढ़ाए जा रहे हैं और ट्रेड यूनियन अधिकार छीने जा रहे हैं। इस विकास का सबसे बड़ा विरोधाभास है कि देश दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है और 80 करोड़ से अधिक लोग सरकारी राशन पर निर्भर हैं। इसका मतलब है कि कंगाली के महासमुद्र में अति के कुछ टापू तैयार हुए हैं, जो आज भी तानाशाही के आर्थिक आधार पर हैं और भविष्य में भी रहेंगे। तो राहुल गांधी के सामने, यानी कांग्रेस के सामने, तीसरी चुनौती है कि उसका संगठन काफ़ी कमज़ोर हो गया है। आरोप तो यहाँ तक लग रहे हैं कि भाजपा एजेंट, इसको आप आधुनिक मिर्जाफर कह सकते हैं, जो मिर्जाफर की चर्चा होती है इतिहास के हवाले से, तो उनकी पार्टी के भीतर कुंडली मार कर बैठे हैं। इस तरह की सांगठनिक कमजोरी से लड़ना मुश्किल तो है, लेकिन असंभव नहीं। कांग्रेस के लिए ज़्यादा कठिन, लगभग असंभव है अपनी वर्गीय सीमाओं को लांघना। दूसरी ओर क्रांतिकारी और जनतांत्रिक शक्तियों की राजनीतिक और सांगठनिक कमजोरी कहीं से भी कम नहीं है। इस स्थिति में तानाशाही के खिलाफ लड़ने वाली क्रांतिकारी और जनतांत्रिक शक्तियों के सामने यही है कि फिलहाल कांग्रेस और इंडिया गठबंधन का समर्थन करे और भविष्य के मुकम्मल संघर्ष की तैयारी करे। तो आप इसे संजीदगी से सुनेंगे, गुनेंगे और प्रतिक्रिया देना नहीं भूलेंगे। आपको बता दें कि यह विश्लेषण है डॉक्टर राम कविंद्र का। डॉक्टर राम कविंद्र समकालीन चिंतन के संपादक हैं। तो आपकी प्रतिक्रिया का इंतजार रहेगा, इस आग्रह के साथ कि लाइक भी करेंगे, शेयर भी करेंगे। नमस्कार।